Hello everyone. My name is Rajat Soni, Assistant Professor in Public Administration at Government College for Women, शहजादपुर। बच्चों जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है भारत में। आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि एक इंडिपेंडेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी। सीएजी है क्या? भारत के अंदर सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मुखिया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सीएजी की हमें भारत में क्या ज़रूरत है? जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रूलिंग क्लास है, जो पोलिटिकल क्लास जो हम पे रूल करती है, हमारी सरकार है, उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के प्रति। हर फील्ड में सरकार अकाउंटेबल होती है। उसी तरीके से सरकार फाइनेंशियल मैटर्स में भी अकाउंटेबल है कि जो सरकार के पास पैसा है वो पब्लिक मनी है और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उस पैसे को लोगों की भलाई के लिए खर्च करे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में खर्च करे। तो सीएजी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंडेट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो भारत सरकार की और राज्य सरकारों की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करे ताकि जो पब्लिक मनी है वो बिल्कुल ठीक ढंग से यूज़ हो, बिल्कुल ठीक ढंग से उसको खर्च किया जा सके। इसी कारण से एक सीएजी की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये कहते थे कि सीएजी भारत के संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हों को हम कहते हैं कि इन संस्थाओं ने भारत को एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना के रखा है। इनकी वजह से ही भारत में डेमोक्रेसी कायम है। अगर ये संस्थाएं ना हो तो डेमोक्रेसी भारत में सस्टेन नहीं कर पाएगी। उनमें से सीएजी एक ऐसी ही संस्था है। बाकी अगर दूसरी संस्थाओं के बारे में बात करें तो वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारी संस्थाएं इंक्लूडिंग सीएजी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों हम डिस्कस करते हैं सीएजी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और सीएजी का जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसका कार्यकाल कितना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील करते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट की जिम्मेवारी भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब सीएजी की नियुक्ति के बाद सीएजी को एक ओथ ऑफ ऑफिस लेनी पड़ती है जो भी वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको दिलाते हैं। अब इसके कार्यकाल कितना है? सीएजी का कार्यकाल है 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी जल्दी आ जाए वहाँ तक सीएजी का कार्यकाल होता है। क्या सीएजी उससे पहले रिज़ाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सीएजी अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हैं, मार्क करते हैं। इसके अलावा क्या सीएजी को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, उसका प्रावधान भी है हमारे पास। लेकिन सीएजी को हटाने के ग्राउंड्स, उसके कारण क्या हैं? 2 कारण हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू होल्ड द ऑफिस। अगर वो मिसबिहेव करते हैं और वो प्रूव भी हो जाता है तो उनको हटाया जा सकता है। और दूसरा इनकैपेसिटी टू होल्ड द ऑफिस, अगर वो इनकेपेबल हो जाते हैं फिजिकली या मेंटली अपने ऑफिस को रन करने के लिए या अपना काम करने के लिए, तो भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उनको हटाने के लिए, सीएजी को अपने ऑफिस से हटाने के लिए हमारे को वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाते हैं। मतलब कि प्रेसिडेंट मतलब हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन तरीका वो है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। अगर दोनों सदन विद स्पेशल मेजॉरिटी वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, रेजोल्यूशन कौन सा? सीएजी को ऑफिस से हटाने का, तो ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएजी को उसके ऑफिस से हटा सकते हैं। ये था बच्चे उनकी अपॉइंटमेंट एंड उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में छोटा सा लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या कि देखो सीएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, उसका मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीएजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करे, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का राजनीतिक या कोई और दबाव ना हो सके। इसके लिए कुछ प्रावधान है कि इसकी हम इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाए या बिना किसी डर और दबाव के सीएजी अपना काम कर सके। पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि हमने ये कह दिया है कि सीएजी को एक उसके कार्यकाल की सिक्योरिटी मिलेगी। उसको हटाने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मेंशन किया हुआ है कि उनको उन्हीं कारणों से और उन्हीं तरीके से हटाया जाएगा जो संविधान में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कोई भी राजनीतिक दल इनको अपनी मर्जी से जिस तरीके से चाहे हटा नहीं सकती हैं। दूसरा, दे आर नॉट एलिजिबल, सीएजी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट सीएजी किसी भी नौकरी को, वो चाहे भारत सरकार की हो या किसी राज्य सरकार की हो, वो दोबारा नौकरी नहीं कर सकते। इसका कारण ये था कि सीएजी को जब तक वो अपनी नौकरी कर रहे हैं एज सीएजी, उनको किसी भी तरीके का प्रलोभन ना दिया जा सके भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कि भाई आप अभी हमारी फेवर में काम कर दो, हम आपको आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी फेवर का रिवॉर्ड दे देंगे, आपको किसी अच्छी पोजीशन पे बिठा के या कोई अच्छी नौकरी दे के। तो इस प्रलोभन से सीएजी को बचाने के लिए हमने ये प्रावधान दिया कि आफ्टर रिटायरमेंट सीएजी भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी नौकरी को नहीं ले सकते। उसका अगला जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का जो प्रोविज़न है वो ये है कि जो सीएजी की ऑफिस की या उनकी सैलरी है या उनकी सर्विस कंडीशंस हैं, नौकरी की शर्तें हैं, हम उनको इस तरीके से ऑल्टर चेंज नहीं करेंगे जो कि डिसएडवेंटेजियस हो सीएजी के लिए। जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का प्रावधान है वो ये है कि जितने भी इनों के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सीएजी की ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे या सीएजी की सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं या उनों की जो पेंशन्स हैं या पेंशन है, वो सब कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज्ड आइटम्स में आती हैं। जैसे हम सबको पता है कि चार्ज्ड आइटम्स वो होते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट डिस्कस तो कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट उसके ऊपर वोट नहीं कर सकती। ये वो वाले आइटम्स होते हैं, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो ये बच्चों था कि कुछ प्रावधान जो हमारे भारत में हैं जिनकी वजह से हम उनों की इंडिपेंडेंस, उनों की मतलब सीएजी की इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो किसी भी राजनीतिक दबाव या कोई और प्रेशर के तहत ना आके काम करें अपना। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि सीएजी की ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक सीएजी की ड्यूटीज़ एंड पावर्स को डिफ़ाइन करने की जो जिम्मेवारी है, जो ड्यूटी है, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। तो ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून, एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं सीएजी ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, जो 1971 में पास हुआ था। इसको बाद में हमने 1976 के अंदर अमेंड भी किया जब हमने इसकी ड्यूटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए थे। वो चेंजेस क्या थे कि पहले सीएजी 1976 से पहले सीएजी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो भारत सरकार की और राज्य सरकारों की दोनों की ऑडिट अकाउंट्स को भी मेंटेन करता था, बनाता था और मेंटेन करता था, और दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट भी करता था। तो बाद में 1976 के अंदर हमने इसकी अकाउंट्स बनाने की, भारत सरकार के अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी से हमने सीएजी को मुक्त कर दिया। तो ये हमने 1976 में जो अमेंडमेंट की थी इस कानून के अंदर, उसके तहत किया। अब इसकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या हैं। जो पहली ड्यूटी ये है कि भारत सरकार की और राज्य सरकारों की या उन यूटीज़ की जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उन्हों के पास एक फ़ंड होता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उस फंड के अंदर से जितने भी खर्चे किए हैं भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने या यूटीज़ ने जिनों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन खर्चों को ऑडिट करता है सीएजी। दूसरा,
जो दूसरा इसका फंक्शन है वो ये है कि हर एक कि भारत सरकार का और राज्य सरकारों के पास दो और तरीके के फंड्स होते हैं। वो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, और दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। इन दोनों फंड्स के अंदर से भी जितने खर्चे हुए हैं उनका भी ऑडिट सीएजी करता है। उसके अलावा भारत की जो भारत सरकार के या राज्य सरकारों के डिपार्टमेंट्स हैं उनों के अकाउंट्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट्स होती हैं। तो इन सब के या कोई और अदर अकाउंट है, इन सब की ऑडिटिंग की जिम्मेवारी या मैंडेट भी सीएजी के पास है। इसके अलावा सीएजी कुछ और संस्थाओं के खर्चे और उनों के इनकम या रसीद जो उन्होंने रिसीव किया है उसकी भी ऑडिट करता है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं? वो सारी संस्थाएं जिन्हों को भारत सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से सब्सटेंशियल फंडिंग मिलती है, पैसे की हेल्प मिलती है। इनके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या कुछ और कॉरपोरेशंस या निगम्स होते हैं जिन कानूनों के तहत वो कॉरपोरेशंस लगे होते हैं, अगर उस कानून के अंदर प्रावधान है कि इनों की रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट सीएजी करेगा, तो वो वाला फंक्शन भी सीएजी के पास है। इसके अलावा ये सीएजी की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे किस चीज़ के ऊपर, कि जो अकाउंट्स हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के अकाउंट्स हैं, उनके फॉर्म्स, उनके तरीका क्या हो, इनके ऊपर भी सीएजी राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं। इनके अलावा, इन फंक्शंस के अलावा एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट जब पेश करता है, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने की जिम्मेवारी एक समिति होती है, उसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो करती है। तो सीएजी उस कमेटी को उसके काम के लिए भी हेल्प करता है। एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड एंड एज अ फिलोसोफर, सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेल्प करता है। अब इसके अलावा जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो राज्य सरकारों की अकाउंट्स को कंपाइल भी करता है, मेंटेन भी करता है। ठीक है, तो जो 1976 के अंदर जो कानून के अंदर संशोधन किया गया था, उस कानून के तहत सिर्फ अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी, सिर्फ भारत सरकार के अकाउंट्स बनाने की, कंपाइल करने की और मेंटेन करने की जिम्मेदारी से सीएजी को मुक्त किया था। राज्य सरकारों के अकाउंट्स की जिम्मेदारी, अकाउंट्स को कंपाइल करने की और मेंटेन करने की जिम्मेदारी से सीएजी को मुक्त नहीं किया था। ये था बच्चों एक छोटा सा लेक्चर सीएजी की ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में। अब हम सीएजी की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सीएजी अपने ऑडिट के आधार पे 3 तरीके की रिपोर्ट्स बनाता है और वो बाद में उन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। पहली रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, तीसरी है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या देखता है कि जब हर एक भारत सरकार के, राज्य सरकारों को के डिपार्टमेंट्स को या मंत्रालयों को फाइनेंस मंत्रालय पैसा देता है बजट में हर साल के स्टार्टिंग में, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर काम के लिए हम आपको दे रही हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की रिपोर्ट में यही मेंशन होता है कि जो पैसा भारत सरकार ने खर्चा या राज्य सरकार ने खर्चा, वो उसके जो अप्रूव्ड पर्पस है उसी के लिए खर्चा है या नहीं खर्चा है। दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर भारत सरकार, राज्य सरकारों के कितने खर्चे हैं या कितनी इनकम है उसका एक विवरण दिया जाता है। और तीसरी रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स के से रिलेटेड। ये प्रेसिडेंट को सौंपता है सीएजी, प्रेसिडेंट उसको फर्दर पार्लियामेंट को में पेश करता है। उसके बाद इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है, जिस रिपोर्ट को भी वो फर्दर सबमिट करता है सरकार के पास। अब ये तो हमने अभी तक देखा बच्चे कि सीएजी हमारे को क्यों चाहिए, सीएजी का मैंडेट क्या है, सीएजी की अपॉइंटमेंट कैसे है, सीएजी की टर्म ऑफ ऑफिस क्या है,
वो उसको हटाया कैसे जा सकता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। अब हमने ये देखा कि बहुत महत्वपूर्ण रोल सीएजी प्ले करता है। इसमें ये भी कहा गया है कि ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सीएजी के रोल या ऑडिट के रोल को क्रिटिसाइज किया जाता है। खासकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो सीएजी के रोल के अभी तक आए हैं वो 1950s में आए हैं। एक अमेरिकन बुद्धिजीवी थे, पॉल एच एप्लेबी। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कई एस्पेक्ट्स को स्टडी किया और उन्होंने सीएजी को भी स्टडी किया। तो कुछ उनकी जो क्रिटिसिज्म है सीएजी के रोल के वो ये है कि वो कहते हैं कि जो सीएजी का रोल है या सीएजी की संस्था है या ऑफिस है, ये एक तरीके से हमने ब्रिटिश सरकार से इनहेरिट किया है। तो ये कॉलोनियल रूल की लेगेसी है जो हम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो पुरानी चीज़ हमने नए सिस्टम में लगाई है। दूसरा कि जो इसका रोल है सीएजी का या ऑडिटिंग का रोल है वो बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से है। हमने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा हमने ऑडिटिंग को इम्पोर्टेंस दी है। और नैरो क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग मिशन के ऊपर है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ फॉल्ट ही फाइंड करें। सीएजी या ऑडिटिंग का रोल ये होना चाहिए कि फॉल्ट फाइंड करने की जगह वो उसको उस फॉल्ट को दूर करने की के पर्सपेक्टिव से काम करें। हर वक्त अगर हम सिर्फ फॉल्ट ही फाइंड करते रहेंगे वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, नैरो पर्सपेक्टिव है सीएजी का। रादर उसका एक व्यापक या ब्रॉडर आउटलुक होना चाहिए। फॉल्ट को उजागर करने की बजाय उस फॉल्ट को कैसे दूर किया जाए ये एक पर्पस होना चाहिए ऑडिटिंग का, लेकिन सीएजी का ये पर्पस नहीं होता। और जो भी सीएजी काम करता है उसका काम सिर्फ ऑडिटिंग तक है, ऑडिटिंग करेगा बस, दैट्स इट। लेकिन ये ऑडिटिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही बड़ी टर्म है, उसको हम ऑडिटिंग से मैच नहीं कर सकते। तो सीएजी जो पॉल एच एप्लेबी कहती हैं कि ऑडिटिंग इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ऑडिटिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और दूसरा, ये ऑडिटिंग जो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रशासन है, प्रशासन के दिमाग में डर पैदा करता है भी अगर आपने कुछ चीज़ कर दी और वो गलत निकल आई तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। इस डर की वजह से प्रशासन में इनिशिएटिव की कमी है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ नया करने की सोचता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोचता है, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सीएजी का डर है कि सीएजी आएगा और वो आपकी गलतियां पकड़ेगा, और अगर आपने कोई इनिशिएटिव लेके कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। तो जो अगला नुकसान है सीएजी की फंक्शनिंग का वो ये है कि इट किल्स द इनिशिएटिव और अनविलिंगनेस क्रिएट करता है प्रशासनिक अधिकारियों में। ये थी बच्चों कुछ इसके क्रिटिसिज्म के बारे में जानकारी। अब हम इसको क्रक्स करेंगे, हम इसको समअप करेंगे या इसके रोल को हम डिस्कस करेंगे। देखो, डिस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म्स, इसके बहुत सारे आलोचनाएं की गई हैं इसके रोल के बारे में, उसके बावजूद भी सीएजी का या ऑडिटिंग का रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बुद्धिजीवी इसको कहते हैं इट्स अ नेसेसरी एविल। ये ज़रूरी भी है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी रोल है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भारत जो सरकारें हैं, वो बेशक केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकारें हैं, उन्हों के पास जो पैसा आता है वो पब्लिक मनी कहलाया जाता है। बहुत ही एक सब्सटेंशियल पोर्शन उसमें लोगों के टैक्स मनी होता है जिसको सरकारें यूज़ करती हैं। और ये डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों की जिम्मेवारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक पैसा लोगों की भलाई के लिए ही खर्च करें, उसको वो अपने लिए, अपनी ज़रूरतों को लिए या करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ ना करें। तो इस तरीके की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए हमारे को एक संस्था की ज़रूरत है, हमारे को एक ऑफिसर की ज़रूरत है। तो वो है सीएजी। तो हम इसके काम को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि टोटली ये नेगेटिव काम है या इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके रोल की और समीक्षा करते हैं तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो इसको फ्रीडम है, सीएजी को फ्रीडम है,
भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो है रिगार्डिंग ऑडिटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। जो खर्चे हैं उसकी ऑडिटिंग करने के लिए इसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा पावर है। दूसरी तरफ जो रसीट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनों की ऑडिटिंग के लिए इसके पास लिमिटेड पावर्स एंड फ्रीडम्स हैं। तो बाई एंड लार्ज जो सीएजी का रोल है वो एक लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट के रूप में है। मतलब कि ये खर्चों की लीगैलिटी को चेक करता है, क्या खर्चे कानूनों के हिसाब से हुए हैं, क्या खर्चे रूल्स के हिसाब से हुए हैं, क्या खर्चे रेगुलेशंस के हिसाब से हुए हैं। वो ये चेक करता है। ये चेक करेगा कि जो मनी हमने खर्च करी, इसका मतलब क्या है कि ये चेक करता है कि जो मनी सरकार खर्च करती है, क्या वो मनी इन्हों के पास लीगली अवेलेबल थी, क्या इन्होंने उसी पर्पस के लिए मनी खर्च करी जो बजट में अप्रूव था, क्या उसी अथॉरिटी ने पैसा खर्च किया जिसके पास पैसा खर्च करने की अथॉरिटी है। ये सारा एस्पेक्ट्स जितने भी अभी हमने डिसाइड किए वो सारे लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं ऑडिट के। लेकिन इसके अलावा सीएजी इससे आगे भी जा सकता है। मतलब कि वो प्रॉपर्टी ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब है, क्या वो सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट के बियॉन्ड जाता है। तो वो क्या चेक कर सकता है, क्या खर्चे विजडम या फेथफुलनेस या इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए किए गए। मतलब क्या खर्चे करते हुए हमने अपनी समझ यूज़ करी, क्या हमने वफादारी दिखाई खर्चे करते। वफादारी किसके प्रति, सरकार के नियमों के प्रति और लोगों के प्रति। क्या हमने ये कोशिश करी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसके अंदर वेस्टेज ना हो, कम से कम खर्च करने की हमने कोशिश करी या ना करी। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी ऑडिट के एस्पेक्ट्स हैं, विजडम, फेथफुलनेस या इकोनॉमी, ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है। किसके लिए, सीएजी के लिए, कि वो ये प्रॉपर्टी ऑडिट भी कंडक्ट करे। लेकिन हाँ, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट करना सीएजी के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है सीएजी का, जो सीएजी को ब्रिटिश सीएजी से अलग करता है। हमने सीएजी के नाम में पढ़ा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब इसके दो फंक्शन है, एज ए कंट्रोलर एंड एज एन ऑडिटर। हिंदुस्तान के अंदर जो कंट्रोलर का रोल है वो सीएजी प्ले नहीं करता। मतलब लेकिन ब्रिटिश का सीएजी उस दोनों ही फंक्शंस को रोल करता है। कंट्रोलर का मतलब क्या है कि अगर सीएजी के पास ये अथॉरिटी आ जाए कि पैसा खर्च करने से पहले सरकार जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या स्टेट से पैसा निकालती है, अगर निकालने से पहले वो सीएजी से परमिशन ले, तो हम बोलेंगे कि सीएजी कंट्रोलर का रोल भी प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट से सरकार को अगर पैसा निकालना है किसी खर्च करने के लिए, तो उसके लिए सीएजी की परमिशन नहीं ली जाती। सीएजी का रोल सिर्फ खर्च करने के बाद आता है, वो सिर्फ खर्चे का ऑडिट करता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में कंट्रोलर का रोल भी सीएजी वहाँ पे प्ले करता है। तो बच्चे ये सारा कुछ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए से जुड़ा हुआ मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा। थैंक यू।